students, welcome to MSc classes. I am Naman Mangal and I am your biology mentor. So student, लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था लाइफ प्रोसेस में. हम लोग ने न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में कवर कर लिया था, ठीक है. और हमने एक पार्ट में रेस्पिरेशन को भी कवर कर लिया था. रेस्पिरेशन में हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? रेस्पिरेशन पढ़ लिया था. रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी, कैसे होती है, कैसे एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक. रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लिए थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. और हमने क्या पढ़ लिया था रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी कवर कर लिया था, ठीक है. तो इतना हम लोग ने रेस्पिरेशन में कवर कर लिया था. तो आज हम रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे? आज हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को कवर करेंगे और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को कवर करेंगे, ठीक है. अच्छा, मैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा जब मैं उसको पढ़ाऊँ. तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एनिमल्स. अच्छा, मैं अगर बात करूं एनिमल्स की तो ये दो टाइप के पहली बात तो हो सकते हैं. एक हो सकते हैं आपकी एक्वेटिक एनिमल्स और दूसरे क्या हो सकते हैं आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं. अच्छा, मैं बात करूं अगर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं, ठीक है. और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो लैंड में रहते हैं, ठीक. आपको इतना तो पता ही होगा. अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? फिश, प्रॉन एसेट्रा, ठीक. ये आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो जाएंगे जो पानी में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल में क्या ले लें? ह्यूमन, हम लोग जानवर हैं, पता है ना, हम लोग जानवर हैं. डॉग एसेट्रा, ठीक है. जो ह्यूमन है वो भी एक टाइप के एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टाइप, ठीक है. तो एक्वेटिक में फिश, प्रॉन हो गए, टेरेस्ट्रियल में ह्यूमन, डॉग एसेट्रा, ठीक. तो ये डिफरेंस होगा. अच्छा, मैं अगर इनमें रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो रेस्पिरेशन देखिए, अगर ये पानी में रहते हैं और ये लैंड में रहते हैं, ठीक. तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सेम हो. बताइए, हो सकता है ऐसा? अब ये पानी में रहते हैं और ये लैंड में रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सेम हो? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों की जो जगह है, जो स्पीसीज़ है, वो वेरी करती है, ठीक है. चलिए, अच्छा, अगर डिफरेंस है तो ये किससे रेस्पायर करते हैं? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है गिल्स. गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. अच्छा, अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो ये किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं, ठीक है. लंग्स से करते हैं और ये गिल्स से करते हैं, ठीक है. अच्छा, मैंने बता दिया ये गिल से करते हैं, ये लंग्स से करते हैं, ठीक. इतना आपको ध्यान रखना है. अब मैंने ये बताया गिल्स हो गया, इसमें लंग्स हो गया, तो दोनों की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी? डिफर होगी ना. जब इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफर हैं तो इनकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो भी डिफर होगी. अच्छा, अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो मैंने बता दिए, इसमें गिल्स, इसमें लंग्स. पर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते क्या हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बता दिए कि होते क्या हैं. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये होते हैं बच्चों जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में, मतलब जिनके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक. जिन ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है बता चुका हूँ. जिस प्रोसेस के थ्रू आप फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करें वही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. अच्छा, चलिए, मैंने बता दिया इतना. अब हम इसमें एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में एक एक करके दोनों में डिफरेंस समझेंगे, मतलब कैसे पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की. ओके, तो पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की.
ठीक, ये बन गई आपकी, क्या बन गई, क्रोकोडाइल नहीं फिश बन गई, ठीक है, ये बन गई आपकी फिश, ठीक है। अच्छा फिश बन गई, ये एक्वेटिक है। अच्छा इसमें कुछ ये टिनी स्ट्रक्चर्स ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, जिस जो क्या कहलाते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, इन्हीं के थ्रू तो रेस्पायर करते हैं, ठीक, गिल्स गिल्स के थ्रू ही तो रेस्पायर करते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स, तो गिल्स पाए जाते हैं। अच्छा मैंने अभी बताया कि ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब कैसे करते हैं पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं, चलिए। अच्छा फिश जो है एक्वेटिक एनिमल, ये अभी बताया पानी में रहेगा कि लैंड में रहेगा, पहले तो ये बताइए, ये जो है ये पानी में रहेगा कि लैंड में रहेगा, ऑफ कोर्स पानी में रहेगा अगर एक्वेटिक एनिमल है, ठीक। तो ये पानी में रहेगा तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इनहेल, जो ऑक्सीजन इनहेल करेगा वो कहाँ से करेगा, पानी से कि लैंड से इनहेल करेगा। क्यों इनहेल करेगा ऑक्सीजन, मैं आप बता चुका हूँ, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें O2 को इनहेल करते हैं, ठीक। तो जो आपका O2 इनहेल करेगा ये कहाँ से करेगा बताइए, लैंड से कि वाटर से, ऑफ कोर्स वाटर से करेगा अगर वाटर में रहता है तो, ठीक। तो ये क्या होगा, ये वाटर से अपने O2 को लेगी। अब वाटर से O2 को कैसे लेगी, तो आप सबको पता है कि वाटर में O2 होता है, ठीक, वाटर का फॉर्मूला है, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है ना, तो इसी यही बताता है कि जो आपकी वो फिश है वो क्या करेगी, वाटर से O2 को लेगी। किस से लेगी, गिल्स के थ्रू लेगी, ठीक है, गिल्स के थ्रू क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेगी अपनी बॉडी में, ठीक। जब इसने क्या करा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया बाय द गिल्स, क्या करेगी, बाय द गिल्स ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक। जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो फिश के ब्लड सेल से मिल जाएगा, ठीक। जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिश के सभी ब्लड सेल से मिल जाएगा, ठीक, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। मिलने के बाद क्या होगा, ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक। अच्छा मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन तो आपका ब्लड सेल से मिलके सर्कुलेट होगा, ठीक, और जो हमारा साथ में पानी आया था, पानी भी आया था ऑक्सीजन के साथ, तो पानी का क्या होगा, ऑक्सीजन तो पूरी ब्लड सेल से मिलके एब्जॉर्ब हो गया, पर वाटर का भी तो कुछ होगा। वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी गिल्स के थ्रू ही इसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, मतलब पानी में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। जहाँ से इसने वो ऑक्सीजन लिया था वहीं पर वाटर जो है हमारा बचा हुआ वो क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक, एक्सेल हो जाएगा, ठीक। कहाँ से हो जाएगा, बाय द गिल्स। जब जहाँ से हमने लिया था, मैंने उसमें भी बताया था, जहाँ से हमने लिया था वहीं से निकल जाएगा, ठीक। यहीं से हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया था, तो यहीं से गिल से ही क्या होगा, जो आपका वाटर बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा, है ना, यही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। यहाँ क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, इसी ऐसी जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो एक्वेटिक एनिमल्स में होगी, ठीक। ये रही आपकी एक्वेटिक एनिमल्स की बात। अच्छा अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन इन किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या आता है, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे उसी में हम डिफाइन कर देंगे कि जो रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होती है वो कैसे होती है, ओके। अच्छा अब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, पर एक चीज़ और इसमें रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स में समझ लीजिए कि जो मैंने अभी आपको रेस्पिरेशन बताई, अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा क्यों होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, टेरेस्ट्रियल एनिमल से, ठीक, ये याद रखिएगा। जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होता है किससे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। अच्छा ज़्यादा क्यों होता है, कभी आपने सोचा ये पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा क्यों होता है। तो इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर से लेते हैं, ठीक है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। O2 का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर में, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है, ठीक।
अच्छा वाटर जो O2 का कंसंट्रेशन होता है वो तो मैंने बता दिया लो होता है, पर उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन से क्या मतलब है? ये मैंने बताया कि जो O2 का कंसंट्रेशन है वाटर में वो बहुत ही लो होता है देन एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल है वो कहाँ से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बाय दी एटमॉस्फेयर। तो जो टेरेस्ट्रियल वो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, और जो वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लो होता है। तो इसका अब मैंने ये बता दिया कि कंसंट्रेशन यहाँ लो होता है या हाई होता है। तो अब आप पूछेंगे कि ये कंसंट्रेशन सर आपने बता दिया, पर इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन से क्या मतलब है? तो रेस्पिरेशन से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपका कंसंट्रेशन जो होगा O2 का वो अगर हाई होगा तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, लो होगा। मतलब क्या होते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन? कंसंट्रेशन ऑफ O2 और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका कम होगा, ठीक, और अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपका कम होगा, ठीक। इसी कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन जो होता है O2 का बहुत ही लो होता है, और कंसंट्रेशन अगर O2 का लो होगा तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही हाई होगा। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है O2 का वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इसी कारण जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है किसमें, टेरेस्ट्रियल में, वो लो होता है। ओके, तो यही आपका क्या था, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, मैं अगर ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। इनहेल एक्सहेल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं पहले पूरा पाथवे समझाता हूँ कैसे ह्यूमन बींग्स में जो वो इनहेलन वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, क्या होगा, देखिए सबसे पहले आएगा आपका नोस्ट्रिल, ठीक है, यही आता है आपके ह्यूमन बींग्स में। नोस्ट्रिल के बाद क्या होता है, फेर्निक्स आता है, ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद क्या आता है, फेर्निक्स आता है। अच्छा, फेर्निक्स आ गया, उसके बाद क्या आता है, लैर्निक्स आता है, ठीक, यही आता है नोस्ट्रिल, फेर्निक्स, लैर्निक्स। फिर क्या आता है आपका, ट्रैकिया ही आता है, ठीक है, ट्रैकिया ही आ गया। उसके बाद क्या आता है आपका, ब्रोंकाई आता है, ठीक, ब्रोंकाई आ गया। उसके बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, ठीक, ब्रोंक्यूल्स आ गया आपका। उसके बाद एल्वेलाई आता है, ठीक है। तो यही जो आपकी पूरी ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो ऐसे ही होती है। सबसे पहले क्या होता है, नोस्ट्रिल में, फिर फेर्निक्स में, फिर लैर्निक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में और फिर एल्वेलाई में, ठीक है। अच्छा, मैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको ध्यान है मैंने अभी बताया था, क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में, लंग्स, ठीक है। तो ये जो आखिरी के 3 पार्ट्स होते हैं इन्हीं ये लंग्स में ही होते हैं, ठीक है। मतलब जो एयर आपकी यहाँ से आएगी 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 ट्रैकिया के बाद जब वहाँ ब्रोंकाई में पहुँचेगी वो लंग्स का ही पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें समझते हैं कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है, ठीक। अच्छा, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका, ये आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, जो आपकी एयर है, ठीक, एयर आई कहाँ आई, नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। नोस्ट्रिल्स में कहाँ, नोस्ट्रिल्स की जो कैविटी होती है, नोस्ट्रिल्स कैविटी, ठीक है, उसी के थ्रू तो आप वो जो ऑक्सीजन है मतलब एयर है उसको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। नोस्ट्रिल्स की जो 2 कैविटी होती है पता है ना आपको, उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ठीक। अच्छा, नोस्ट्रिल्स कैविटी के थ्रू आपने एयर को या ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, ठीक। फिर क्या होगा, जो नोस्ट्रिल्स कैविटी के अंदर आपका क्या होगा,
पूरी प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे पूरी रेस्पिरेशन होती है इसमें, ठीक। सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल्स कैविटी के थ्रू एंटर करेगी, इनहेल करेगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन होगा एयर का। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर फिर एयर का फिल्ट्रेशन क्यों होगा? तो एयर का फिल्ट्रेशन इसलिए होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने वो जो एयर है वो कहाँ से ली? एटमॉस्फेयर से ली। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर होती है वो पूरी साफ़ होती है, मतलब पॉल्यूटेड होती ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो होता नहीं है। तो जो आपकी एयर है वो जो पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूटेड एयर भी कुछ होगी साफ़ एयर के साथ, तो जो पॉल्यूटेड एयर है उसको क्या करा जाएगा? फिल्ट्रेट करा जाएगा, ठीक, फिल्ट्रेट करा जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्यों फिल्ट्रेट करा जाएगा एयर को? उसका रीज़न बताइए सर, कि एयर तो फिल्ट्रेट कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, इसका भी तो एक कारण होगा। तो ये इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आगे जाके जो एयर होगी वो आपकी, मैंने अभी बताया था पूरी प्रोसेस में, जब ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई आएगी तो वो लंग्स के पार्ट हैं, तो मतलब एयर कहाँ जाएगी? लंग्स में भी जाएगी। तो आगे जाके जो एयर है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट ना करे, ठीक। अब पॉल्यूट एयर होगी तो आगे चल के हमारे लंग्स को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी ना। तो इसीलिए आगे चल के एयर जो है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट ना करे, इसीलिए हम एयर को क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि फिल्ट्रेशन होता है एयर का, क्यों होता है? हम ये भी समझ गए, पर कैसे होता है? अंदर के कोई छन्नी नहीं लगी है कि जो हमारी एयर होती है वो छन जाती है नोस्ट्रिल्स कैविटी में? जो फिल्ट्रेशन होगा एयर का, ये याद रखिएगा कहाँ होता है? नोस्ट्रिल्स कैविटी में ही होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर समझ गए एयर का फिल्ट्रेशन होता है, क्यों होता है ये भी समझ गए, आपने बता दिया, पर कैसे होता है? किस कोई है क्या चीज़ है जो एयर को फिल्ट्रेट करती है अंदर? तो याद रखिएगा जो इसमें फिल्ट्रेशन होता है एयर का वो कैसे होता है? बाय म्यूकस। नोस्ट्रिल्स कैविटी में एक म्यूकस पाया जाता है, उसके थ्रू ही एयर का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, ठीक है। किसके द्वारा होता है? बाय द म्यूकस, ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपका भैया एयर का फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक। अब एयर का फिल्ट्रेशन हो गया तो फिर क्या होगा? आपका एयर कहाँ जाएगी? फेर्निक्स में जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी एयर? फेर्निक्स में जाएगी। अच्छा, मैंने भी बताया था फेर्निक्स में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी? लैर्निक्स में जाएगी, ठीक। फेर्निक्स में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी? लैर्निक्स में जाएगी, ठीक। अच्छा, फिर मैंने बताया था एयर लैर्निक्स के बाद कहाँ जाती है? ट्रैकिया में, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। एयर लैर्निक्स के बाद कहाँ जाती है? ट्रैकिया में, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अच्छा, विंड पाइप में एयर आ गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैंने बताया था कौन आ जाता है? ब्रोंकाई आ जाता है, जहाँ से लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब एयर कहाँ जाएगी आपकी? सीधे अब ब्रोंकाई में जाएगी, यहाँ से आपका लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी और फिर एल्वेलाई में जाएगी। ऐसे ही होगा। और ये जो आखिरी के 3 पार्ट होंगे ये लंग्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से समझिए, एयर क्या होगा? नोस्ट्रिल्स कैविटी से इनहेल होगी, उसके बाद एयर का फिल्ट्रेशन होगा, फिर फेर्निक्स में जाएगी, फिर लैर्निक्स में, फिर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में एंटर करेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एयर यहाँ लंग्स में एंटर हो गई, ठीक, हो गई एयर भैया एंटर लंग्स में, ठीक। एयर जब लंग्स में एंटर हो गई तो जब लंग्स में वो एंटर हुई तो वो एयर भरेगी कहाँ? एयर जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी के पास ही तो होते हैं, है ना। तो जो हमारे लंग्स हैं उसमें जो एयर भरेगी वो कहाँ भरेगी? चेस्ट कैविटी के पास ही भरेगी, है ना, चेस्ट कैविटी के पास भरेगी। तो जब एयर हमारी चेस्ट कैविटी में भर जाएगी तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी? खुद सोचिए आप, सेंस लगाइए। जब एयर हमारी चेस्ट कैविटी में भर जाएगी तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ भर जाएगी, जब उसमें जगह इतनी है नहीं, अब उसको एयर भरती जाएगी तो क्या होगा? एक्सपेंड होगी। अब इतनी भी नहीं भर जाएगी कि फट जाए, है ना। तो भरेगी पर उतनी नहीं भरेगी, ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, चेस्ट कैविटी क्या होगी? एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक। तो फिर आखिरी में अच्छा जो एयर होती है हमारी वो क्या होती है? एल्वेलाई में पहुंच जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमारी एयर आखिरी में एल्वेलाई में पहुंची, ठीक है, पर आप कहेंगे सर इससे रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ हुई?
ये तो हमारी एयर जो है नोस्ट्रिल से आई एल्वेलाई में पहुंच गई, पर रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ हुई? नहीं हुई ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एल्वेलाई में जब एयर पहुंची उसके बाद क्या होगा। तो अब एल्वेलाई में आपको समझाता हूँ फिगर बना के। चलिए देखिए, अच्छा मान लीजिए ये है आपका एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई जो होता है आपका बैलून शेप्ड होता है। एल्वेलाई क्या होता है आपका? बैलून शेप्ड होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एल्वेलाई में एयर आएगी कहाँ से आएगी? ब्रोंक्यूल से आएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है? सबको पता, अभी बता दिया, ब्रोंक्यूल से आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक। तो अब आप कहेंगे सर एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ तो रहा है पर रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है? तो स्टूडेंट रेस्पिरेशन प्रोसेस इसमें ऐसे होती है। अच्छा ये जो एल्वेलाई होती है इसमें कुछ ऐसे ऐसी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिसमें क्या होता है? CO2 क्या होता है? सर्कुलेट होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? CO2 सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर CO2 तो सर्कुलेट हो रहा है, रेस्पिरेशन कहाँ है? रेस्पिरेशन अभी मैं बताता हूँ। CO2 सर्कुलेट होता है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ आता है, अंदर एंटर करता है यहाँ पर, तो क्या होता है? ये ब्लड सेल से आके मिल जाता है। यहाँ से O2 आया, क्या होगा? यहाँ आके ब्लड सेल से मिल जाएगा, ब्लड सेल से O2 मिल जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे ब्लड सेल से मिल गया, ठीक है, फ़ायदा क्या है इसका? तो ब्लड सेल्स जो होंगी इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, मतलब ब्लड सेल्स में RBCs होती हैं, ये तो सबको पता है ना, आपको भी पता होगा। तो RBC में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Hb पा गया भैया, ठीक है। पर यहाँ O2 आया, तो अब O2 क्या करेगा? इस Hb के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? HbO2, ठीक है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। O2 जो है वो यहाँ आके हीमोग्लोबिन से मिल जाएगा और दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। अच्छा रिएक्ट करने के बाद होगा क्या? रिएक्ट करने के बाद ये होगा, जो O2 यहाँ आके मिल गया, ये जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें O2 क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। O2 क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा पूरे ब्लड सेल्स में, ठीक है। O2 क्या होगा? जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा उसके बाद ये जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें फ्लो करने लगेगा। अच्छा अब आप कहेंगे, फिर आप वही बात कहेंगे कि O2 फ्लो करने लगा, ठीक है, करने दो, पर यहाँ जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ हुई? मतलब CO2 कहाँ निकला? O2 आ गया, इनहेलेशन प्रोसेस तो हो गई, पर एक्सेलेशन प्रोसेस कहाँ हुई? O2 तो आ गया हमारा, फ्लो भी करने लगा जैसे इनहेलेशन में होता है, पर एक्सेलेशन क्या होगा? तो यहाँ से जो आपका CO2 आए, यहाँ सर्कुलेट कर रहा होगा, तो जब यहाँ O2 आएगा, O2 यहाँ से आएगा और CO2 यहाँ फ्लो कर रहा होगा। तो जब O2 यहाँ से आएगा और CO2 यहाँ फ्लो कर रहा होगा, तो फिर यहाँ क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा टिश्यू में, ठीक। टिश्यू में क्या होगा? यहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक। गैसियस एक्सचेंज के बाद क्या होगा? O2 आपका मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और CO2 क्या होगा? वापस एल्वेलाई से ऊपर निकल जाएगा। CO2 क्या होगा? ऊपर निकल जाएगा एल्वेलाई से, ठीक। जैसे ऑक्सीजन एल्वेलाई से अंदर आ रहा था, CO2 क्या होगा? एल्वेलाई से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? अभी बताया, जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो इनमें गैसेस एक्सचेंज होगा और उससे CO2 क्या होगा? आपका रिमूव हो जाएगा, एक्सेलेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो यही रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई है ना, यही तो रेस्पिरेशन होता है। O2 इनहेल हो जाए और CO2 एक्सेल हो जाए, ठीक। समझ गए आप कि क्या होगा? एल्वेलाई में O2 आएगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, मिलने के बाद ब्लड सेल्स में पूरी तरह सर्कुलेट होने लगेगा और CO2 जब यहाँ ऑक्सीजन आएगा तो इनमें गैसियस एक्सचेंज होगा और CO2 क्या हो जाएगा? हमारा एल्वेलाई के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यही आपकी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा मैं बात करूं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चेस्ट कैविटी जो होगी वो आपकी बहुत ही एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी?
एयर भर जाएगी। भैया सीधे बताया था एयर भर जाएगी, यही तो बताया था मैंने कि एयर भर जाएगी तो आपकी चेस्ट कैविटी भी एक्सपेंड हो जाएगी। अच्छा, अब एयर जो हमारी CO2 है, जब वो एल्वेलाई से बाहर निकलने लगेगी, तो एल्वेलाई से जब वो बाहर निकलेगी, एल्वेलाई से बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अब हम उल्टा पाथवे देखेंगे। अभी हमने सीधा पाथवे देखा था। एल्वेलाई से क्या होगा, आपका ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल से आपकी ब्रोंकाई में जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगी, आपकी ट्रैकिया में जाएगी, ठीक, फिर लैरिंक्स में जाएगी, फिर फेरिंक्स में जाएगी, फिर नोस्ट्रिल्स कैविटी से बाहर रिमूव हो जाएगा CO2, यही होगा ना। एल्वेलाई से बाहर निकलेगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ट्रैकिया में, फिर लैरिंक्स में, फेरिंक्स में, फिर नोस्ट्रिल्स कैविटी के थ्रू CO2 रिमूव हो जाएगा। तो यही आपकी पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। अच्छा, CO2 जब रिमूव हो जाएगा तो उसके साथ जो आपकी चेस्ट कैविटी में एयर भर गई थी वो भी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो आपका जो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई थी वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यही पूरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की प्रोसेस थी। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को भी अच्छे से पढ़ लिया। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो, और अगली वीडियोस में हम ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।